सब कुछ आधा चीज तो वहीं मिल जा रहा है। So let us continue with बोलो क्या कर रही हो? देखो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, इसी से कनेक्टेड है, और अभी खत्म हो जाएगा फिर हम ग्रेजुएशन करा देंगे आपका ना। एक बार पढ़ा हुआ है तो हम ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे। सो नाउ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो एटम्स क्या चीज होते हैं? इट इज इनडिविजिबल पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल एज पर डाल्टन। स्मॉलेस्ट एंटिटी मतलब ये विच कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड, उसे क्या कहते हैं? एटम्स। सो एटम्स एज पर डाल्टन है। अभी आजकल तो हमें मालूम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों को तो निकाला भी जा सकता है। क्या सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं जाते? तभी तो वो Na+ बन जाता है ना। सो एज पर डाल्टन, जॉन डाल्टन ने क्या बताया? थ्योरी एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर, हमारे चारों तरफ जो चीज है उसे क्या मैटर कहते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, उसे फर्दर नहीं काटा जा सकता है, बी डिवाइडेड या कट, उसे कट नहीं किया जा सकता है। इसका पूरा नाम क्या है? एटम। तो एटम किससे बना है? क्या एटॉमियों से बना है? यस। फिर ए प्लस टॉमियो का मतलब क्या होता है? अन और प्लस कट, जिसे काटा ना जा सके, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी कट फर्दर इज कॉल्ड एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी कट further is called atom. Different elements have different kinds of atom. ये कितने एलिमेंट्स है? जरा देख लो, ऊपर लिखा है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। सबसे ऊपर लाइन पढ़ो, क्या एलिमेंट्स की चार्ट है। इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। अगर आपको कोई एलिमेंट पूछे तो इसी में ढूंढना। So different elements, ये किससे बने थे सर? हैं? ये किससे बने थे टेबल? इतने एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। अब ये आप ये समझो कि टोटल क्या 26 अल्फाबेट्स हैं, और उन्हीं से आपस में मिलजुल के CO2 फिर CO फिर H2O मिलजुल कर ऐसे बनते हैं। तो डिफरेंट अल्फाबेट से जो वर्ड्स बनते हैं, क्या उससे इतनी मोटी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बन जाती है? तो इतने ही एलिमेंट्स हैं 118 तो इसी में दिए हुए हैं, 118 ही मान लो। तो इनसे जो एलिमेंट बनते हैं 70 लाख कंपाउंड बन जाते हैं, और 118 एलिमेंट है। तो टोटल एलिमेंट्स भी कितने तरीके के हुए? 118। हर एलिमेंट एक तरीके के एटम से मिलके बना हुआ है। जैसे ये समझो कि 118 बॉक्स रखे हैं, तो हाइड्रोजन के बॉक्स में हाथ डालोगे तो H एटम निकलेगा। इसी तरह से हीलियम के बॉक्स में हाथ डालोगे तो He एटम। तो 118 बॉक्सेज हैं, और उसमें उन्हीं के बहुत सारी बॉल्स भरी हुई हैं। हरी बॉल, नीली बॉल, काली बॉल, ब्लू बॉल, वॉयलेट बॉल। तो ये 118 टाइप्स ऑफ बॉल्स हैं, और उनको मिलाकर उनको आपस में मिला दिया जा सकता है, शेयरिंग कराई जा सकती है। मिला जुला के क्या कंपाउंड बना दोगे। अगर एक ही में से सारी बॉल निकाल के जोड़ोगे तो क्या वो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एलिमेंट का बनेगा? क्योंकि एक ही एलिमेंट से निकाले, और अलग अलग बक्सों से निकाल के तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल। बोलो, बात समझ में आ गई? लेकिन तेरे बने किसी आदमी का नाम तो ये जितने भी है ना, हर जितने भी हैं देख लो। ये देखो, RF पढ़ रहे हो? रदरफोर्ड ने बनाया, तो रदरफोर्डियम। DB डबनियम ने बनाया,
सी बोर्जियम ने बनाया, बोर ने बनाया तो बोरियम, BH हैसियम ने बनाया, मीटेरियम ने बनाया, डैमस्टैडियम ने बनाया, रॉइंस्टेनियम। ये जितने बने हैं ना, ये समझो 120 साइंटिस्ट हैं। सर मतलब उन्होंने इसकी डिस्कवरी हर एक साइंटिस्ट ने एक एक एलिमेंट की डिस्कवरी की है और उससे हमारा ह्यूमन हिस्ट्री बन गया, सिविलाइजेशन। ये ना सोचो कि एक ही ने सब मिलके बोला चलो आज एलिमेंट का वो डिस्कवरी करते हैं। एक एक को बनाने में कितनों ने जिंदगी लगा दी, लेकिन कोई न एक सक्सेस हुआ, उसको नोबेल प्राइज मिला। ये समझो इतने नोबेल प्राइज हैं। सो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। इतनी बात समझ में आई? डिफरेंट, क्योंकि हमने आपको बता दिया हाइड्रोजन का जब एटम बनाते हो तो तुम्हें 18 एलिमेंट्स के फिगर बने हैं अगले वाले चैप्टर में। 18 एलिमेंट्स के क्या सब एक ही है कि अलग अलग है? अलग, क्योंकि किसी में अलग न्यूट्रॉन, अलग प्रोटॉन, अलग इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। बोलो बात सही है? देयर आर 118 types of element in the universe, in the universe में, ठीक है? and hence, और इस वजह से there are 118 kinds of atom हो गए क्या? सर आपने जो पहले और दूसरे लिखा है दोनों का तो मीनिंग एक ही है। हाँ, देखो दो अलग अलग तरीके से लिखाई गई, कौन सी बात आपके दिमाग में बैठ जाए, इस तरह से लिखाई गई। सो 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। अलग अलग तरीके के एलिमेंट अलग अलग होते हैं, उनको अलग अलग कलर से डिनोट किया जाता है। तो ये अलग अलग है सब, इनको देखने से पता चलता है क्या है। तो जब मॉलिक्यूल बनवाएंगे तो फिर हम उसको बता देंगे। जैसे H2O बनाना होगा तो अलग से बन जाएगा, सबके अलग अलग। ऑक्सीजन ब्लू होता है तो ऑक्सीजन से हम बना सकते हैं H2O, ठीक है? ये तो उनके अपने कन्वेंशन होते हैं, फिर उसके हिसाब से मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक है? जैसे कि देखने से पता चल जाएगा कि मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ये पेल ब्लू कलर का होता है। अब ये देखो, अब इसी में मैं लगा दूं तो क्या ये ऐसे बना दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। हाइड्रोजन वाइट कलर का होता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे हम अमोनिया बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग बनाए जा सकते हैं। तो डिफरेंट ये है कि किए जा सकते हैं ना, आगे हम आपको दिखा देंगे। ओके, सो देयर आर 118 काइंड्स ऑफ एटम एंड एलिमेंट हैज ऑल सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम। देखो ये हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, उसमें आइसोटोप्स भी होते हैं, ये बात किसी से बताना नहीं। आप कहोगे हाइड्रोजन में सारे कहाँ सिमिलर होते हैं? उसमें तो ट्रिटियम भी होता है, उसमें ड्यूटेरियम भी होता है, उसमें तो प्रोटियम भी होता है। सिमिलर कहाँ होते हैं? लेकिन अभी हम लोग शुरुआती स्टेज में, हम चौथे चैप्टर के बाद तीसरा पढ़ रहे हैं, तो हमें ये कंडीशन तो समझनी होगी ना कि हम अभी क्या बोलेंगे कि एक एलिमेंट के हाइड्रोजन में जितने भी एटम है वो सब एक तरीके के हैं। तो आपको मानना पड़ेगा, ये भूल जाना पड़ेगा कि चौथा चैप्टर पहले पढ़ा, क्योंकि आइसोटोप होते हैं ना उसमें और सब अलग अलग न्यूट्रॉन प्रोटॉन रखते हैं। तो अभी आप क्या कहोगे? वन एलिमेंट विल हैव ऑल सेम काइंड्स ऑफ एटम। समझ में आई बात की नहीं? वन element has all similar kind of atom। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिखेंगे? यस नो में? यही है, ऐसे ही लिखना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अभी यही चैप्टर आपको पढ़ा है, इसी पूछा जाएगा। एंड ठीक है, दे ऑल हैव सिमिलर साइज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर मास। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट के सारे एटम क्या होंगे? फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये देखो कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए तो ये देखिए कि
किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका सबका साइज और सब कुछ सिमिलर होगा, ये बात इन्होंने बताई। ये देखो, ये जैसे कॉपर है तो कॉपर के सारे एक जैसे एटम होंगे और अफी के एक जैसे, देख लो कॉपर के एक जैसे और अफी के एक जैसे कि कोई अलग अलग तरीके के हैं। चलो एक जैसे। So all atoms of an element are identical in mass and properties. क्या बोलोगे बताओ? All atoms of an element. अफी का देख रहे हो ना? ये कॉपर का देख रहे हो और ये अफी का देख रहे हो, एक जैसे हैं कि नहीं सारे? All atoms of an element are identical in their masses and chemical properties. कॉपर का बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? अफी के एक जैसे हैं सारे एटम, ये अलग अलग है और कॉपर के। तो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, आयरन एक एलिमेंट है ना, तो एक जैसे हैं कि नहीं? और इसकी आइडेंटिकल मास। सो ये बात समझ में आ गई आपको कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ अब जरा देखो एग्जांपल, ऑल एटम्स ऑफ, बात ना करें, ऑफ हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इस सेंटेंस को पूरा करो। Atoms of different elements have same mass of chemical properties. बहुत डिफरेंट अच्छा, मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो जैसे हमने यहाँ पर बता दिया आयरन, या ये देख लो हाइड्रोजन के सब में HH लिखूं क्या? ये देखो H लिख दिया। और अगर मुझे आयरन का करना है, आयरन को क्या कहते हैं बताओ? Fe। तो फेरम, बहुत अच्छी बात कही। तो उसमें Fe है, वो अलग कलर के होंगे क्योंकि सब अलग अलग कलर भी होता है ना, कॉपर का अलग कलर नहीं होता है। सर आयरन को कहीं कहीं फेरम बोलते हैं और फेरस भी बोलते हैं। फेरम ठीक है, नाइट्रम फेरम ये सही है। फिर फेरस का कुछ और, मैंने फेरस और फेरिक अलग सर चीज। Cu को क्या बोलते हैं? फेरम क्या बोलते हैं सर Cu को? क्यूप्रम, क्यूप्रम। अम लगा के बोलो। सर क्यूप्रम और क्यूप्रस नेट्रियम, केलियम, वो क्यूप्रस क्यूप्रिक अलग चीज है, वो फिर अभी आपको ये मैं बता दूंगा। Cu ये क्यूप्रिक है, ये क्यूप्रस है, वो चीज आयंस पर है। अस और ये मत लगाना कभी, ठीक है? तो वो भी इसी चैप्टर में आ रहा है। तो अभी हमने बता दिया। अब बताओ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स have different mass and chemical properties. ठीक है, तो ये भी लिखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट की जगह मैटर लिख सकते हैं। मैटर ना लिखो, ये सब तो मैटर है, इसमें तो सब कुछ न जाने कितने तरीके के एलिमेंट है। ये तो गड्ढम गड्ढ हो गया यहाँ पर, ये क्या एक एलिमेंट है? मैटर में तो बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे आप कह दो वर्ड, तो वर्ड में तो जैसे एप्पल में A भी है, B भी है, L भी है, ये तो मैटर तो 50-70 लाख है। हम अभी प्योरिटी पे चल रहे हैं। प्योरिटी कितनी है? 118। अब एक एक पूल में से एक एक निकालो, से उतने ही है। मेटल में तो सब कुछ है ना, मिक्स किए जा सकते हैं। एलॉय है, बहुत सारे मेटल मिल जाते हैं तो एलॉय बन जाते हैं। नहीं, आप जरा देखो कि ये सब ऑक्सीजन के हैं। सो एटम के बारे में पता चल गया
कि एटम क्या होता है, उनके फिक्स्ड मास होते हैं, फिक्स्ड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, एक एलिमेंट में एक ही तरीके के एटम होते हैं। व्हेन एटम्स ऑफ सेम काइंड केमिकली कंबाइन का मतलब है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर डोनेशन है। डोनेशन तो वो ट्रांसफर हुआ, एक ने दिया दूसरे ने लिया। जब डोनेशन लिखोगी तो फिर रिसीविंग भी लिखोगी, और नहीं तो सिर्फ ट्रांसफर लिखने से भी बात बन जाएगी। समझ आई बात कि नहीं? सो क्या बताई गई, बताइए कि व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हाँ केमिकली कंबाइन तो क्या बनेगा, कंपाउंड। व्हेन एटम्स ऑफ सेम, हर एक चीज आप देखो जो पवन बोलेंगे उनकी बात में पूरी सच्चाई है। व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट केमिकली कंबाइन, केमिकली कंबाइन का मतलब जानते हो, आइदर बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। दोनों चीज पढ़ ली कि नहीं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो केमिकली कंबाइन कर दे सेम के, मान लो सारे एच के उठा के जोड़ दो तो क्या बनेगा, सेंटेंस पूरा करो। कार्तिक, देन दे फॉर्म एलिमेंट सर एलिमेंट अब एक चीज बताओ, कंपाउंड से कंपाउंड। ये सही बॉन्ड ऑफ है। एलिमेंट। इन्होंने क्यों कहा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, बोलो? क्योंकि इन्हें हर चीज मालूम है कि कंपाउंड में डिफरेंट एटम होते हैं, नहीं तो ये कंपाउंड ना बोल दिए होते। बोलो सर, तो फिर मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जब दो या दो से अधिक एटम जुड़ जाए। व्हेन कंपाउंड मॉलिक्यूल हर एक चीज का हो सकता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी हो सकता है। समझ में आई बात की नहीं? जब कंपाउंड्स केमिकली कंबाइन देखो हमने क्या लिखा, व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट के मिले तो भी मॉलिक्यूल बना। क्या बना? मॉलिक्यूल। लेकिन व्हेन टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। ये सिर्फ मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, चाहे किसी के मिले, इसके मिले, उसके मिले। मॉलिक्यूल का मतलब है दो या दो से अधिक हो। आपने जैसे ही माही का हाथ पकड़ा तो मॉलिक्यूल बन गई, और हाथ छुड़ाया तो एटम बन गई। समझ में आ गई बात की? हाथ छुड़ाया तो अगर element भाई बन गया आपने ना। अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया तो यू आर नाउ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और माही का हाथ पकड़ लिया तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। समझ में आई बात की नहीं? अगर सगी बहन का तुमने अपने सगे भाई का हाथ पकड़ लिया, है ही नहीं। मान लो नहीं है, ठीक है, नहीं तुमने चलो और किसी का कजन का हाथ पकड़ लिया, तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है? क्या H2 बोलो, क्या O2 N2 और CO2 बहुत अच्छी बात है। अरे तो कोई बात नहीं, ये डेमोक्रेसी, ऐसे तुम किसी को कैसे बोल सकती हो? हाँ बोलो, सर T4 भी होता है। ये ठीक सर बताया। एफी और सर एफी होगा। Fe मेटल है, मेटल में मॉलिक्यूल नहीं बनते। मेटल को तो चाकू से काट दो, आरी से घिस दो, हैं? मा- अच्छा मेटल है ना, मेटल में कहा मॉलिक्यूल, वो तो पूरी एक है, स्लैब है। हाँ। इतनी बात समझ आई? मेटल में मॉलिक्यूल थोड़े ना होंगे। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड समझ आए? ओजोन भी है क्या? O3 क्या क्या आप Cl2 और Fe2 भी मानते हो? क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन, बोलो ये सब मानते हो? तो गैस आएंगे। सारी गैस, ये सभी समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये सभी क्या हो गए बताइए? क्या इसमें एक ही तरीके के एटम है? तो व्हाट डू यू मीन बाई मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट? इधर देखो, उधर ना देखो। They have same number of elements. अरे उधर देखती हो, इधर देख के बताओ। They have same number of elements. ऐसे तो बात नहीं बनेगी। When atoms of same element chemically combine, then they form molecule. व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो क्या मॉलिक्यूल डिफाइन करो, सर बताओ। बोलो। When two or different kinds of atoms chemically combine, they form molecule. ये अच्छा बताया, इसको भी लिख लें कि ये अलग से हम लिख Sir, लें। in a fixed ratio. देखो
टू और मोर, सर, अब वो वैसे ही फिक्स बोला। करें चाहे जो सर करें, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का टू और मोर हो, सेम और डिफरेंट हो, बस मिल जाए, कोई किसी का हाथ पकड़ ले तो मॉलिक्यूल है कि नहीं। अब फिर उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। हाँ, मॉलिक्यूल के दो वो है मॉलिक्यूल, ठीक है, तो एटम एटम मिल जाए तो मॉलिक्यूल बन जाता है ना, एटम एटम मिल जाए तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। अब जरा देखें कि मॉलिक्यूल किसका किसका हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा क्या है, कंपाउंड, Molecule of compound. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये चीज हो गया। व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हेन टू और मोर, सेम भी हो सकता है या फिर Different. डिफरेंट एटम्स, कैसे कंबाइन करें, Chemical. केमिकली का मतलब समझते हो ना, यस सर। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से या शेयरिंग से कंबाइन करें। अच्छा, एक बार फिर पूछ लें, बताओ रावण, व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। उदयवीर, When two or more atoms chemically combine with each other. नहीं, When atoms of same element chemically combine, then they form. बहुत अच्छा। when, अभी सही कैसे बता दिया, Yeah, sir. पहले तो नहीं, पहले कंपाउंड बोल रहे थे। Combine, then they form molecule of element। अब दिव्या ये बताओ, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड उन्होंने बताया नहीं है, फिर भी पूछ रहे हैं। When atom of different element chemically combine, called मतलब form molecule of compound. सर मैं बताऊं, बोलो, when atoms of different elements chemically combine in a fixed ratio. ये सर, मैं अच्छा, बताऊं? यही है बस, हो गई। और कुछ बताने बता, नहीं 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 फिक्स रेशो तो बता दिया ना। when atoms of different element chemically combine, ये सेम एलिमेंट था, यस सर। एक ही डिब्बे से उठा के जोड़ो और उसमें क्या है, एक दो अलग डिब्बे से 118 डिब्बे हैं, उनमें अलग अलग कलर की बॉल पड़ी हुई है। केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो, दे फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ, वो क्या बना देंगे, Molecule of compound. कंपाउंड। कुछ एग्जांपल है आपके पास, CO2. H2O ओके, 6H12O6 CO2 ammonia H2O C6 H12O6 OH. NH3. NH3 अमोनिया। क्या इसमें CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन का बाई नंबर रेशो क्या है, 2 और 8 2 और 1 1:8. 1:2। 2 और C और O का CH4 ना, सर H2O में 2 और 1 है, हाँ? H2O में 2 और 2 और 1 है, NH3 में N और H 1 का नॉट 3 और 1 1:8 उसी रेट, जब One N is to three. N:2 बोलो 1:3. है। 1:3 और इसमें बताओ C और H और O का, 6 12 1:2. 1 2 1 1 2 1 1 2 मीथेन में C और H का, So 1:4. 1:4. 1:2. 1:4. 1:4। सर कैसे 1:2 OH. देख लो, उन्होंने बता दिया मीथेन में क्या करना अच्छा चाहता है। CH4 सही है, NH3. तो ये डिफरेंट एटम्स कंबाइन किए तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बन गया। अब देखो, ना सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ क्या है, Law of conservation. Mass neither be created nor be destroyed. और ये किसने दिया है, Anthony Lavoisier. यस, सो एंटोनी ए लेवाशिये ने दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
एटम में एलिमेंट एलिमेंट क्या है कि ग्रुप ऑफ एटम्स है, बहुत सारे एटम एक साथ मिल जाए। जैसे अगर ह्यूमन के मिलने से ह्यूमन पॉपुलेशन बनती है, तो ह्यूमन एक एटम हुआ और ह्यूमन पॉपुलेशन उसकी एलिमेंट हुई। समझ में आ गई बात की नहीं? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस होता है? एटॉमिक मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हाँ, एटॉमिक मास में क्या चीज होती है कि जब हम उसी को पूरे में सबका मास जोड़ लें, जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन सबका मास जोड़ लें और उसको यू में एक्सप्रेस कर दें, वेट ऑफ न्यूक्लियस, तो वो पूरा वेट ऑफ न्यूक्लियस की भी नहीं, पूरे Mass of एटम, atom. मास ऑफ एटम इज एटॉमिक मास। और एटॉमिक और मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो कुछ नहीं, वो तो प्रोटॉन का नंबर है। वो ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन का नंबर है ना, उसमें किसी को क्या डाउट होगा। हाँ, मास नंबर और एटॉमिक मास में अंतर पूछ सकते हो। मास नंबर क्या है? प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल मिलाकर संख्या। हाँ और एटॉमिक मास, एक एटम लो और तराजू लो, उसमें तौल लो, तो उसका जो मास है उसे यू में एक्सप्रेस कर दो। जैसे तराजू रखी है यहाँ की नहीं, उसी में रखो एटम और उसको वेट करो कि उसका क्या एटम है, तो वो जो मास आ जाए उसे क्या कहोगे? एटॉमिक मास। यू। समझ में आ मास गई? नंबर क्या था? मास नंबर क्या चीज है? इट इज द, जैसे ये देखो ये है। तो अब हम इसमें क्या करें कि ये क्या चीज हो सकती है? ये बताओ, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो सकता है कंपाउंड कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इसमें अलग अलग एटम है, ठीक है कि नहीं? तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। अब जैसे मान लीजिए मैंने इन दोनों को मिला दिया ये, तो अब यहाँ पर मान लीजिए ये मान लीजिए कि ये चीज, इसको इससे जोड़ दिया, बताओ ये क्या बन गया? ये मॉलिक्यूल ऑफ एटम हुआ। एलिमेंट मान लो हाइड्रोजन ही इसे मान लिया जाए, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया। और अगर मैं क्या करूं, इसमें एक को ही इस तराजू पे तौल लूं, तो जो इसका मास आएगा सारा वेट एक तरफ वो होगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर को क्यों जोड़ रही है? एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन की संख्या है। एटॉमिक मास। जैसे ये, और इसमें मास रख दो, थोड़ा सा मास और रख दो, तो उसके बाद जो भी ये चीज आएगी, देन व्हाट विल बी इट विल बी एटॉमिक मास। तो वो एटॉमिक मास हो जाएगा, तो हम इसमें अलग अलग वजन रखते चले जाएं, तो कभी ना कभी तो ये इक्वल हो ही जाएगा कि नहीं? तो थोड़ा बहुत मास रख दो, ये देखो, ये एक वजन और रख दो, और रखो, और रखो, और ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कभी न कभी तो इक्वल हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक एटम का मास, फिर से समझो, एक एटम का मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब मैं तीनों चीजें आपसे पूछूंगा, आपने हमसे पूछी है, बताओ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सर पूरे एटम का सर मास। मास ऑफ एन एटम ऑफ सम एलिमेंट, मास नंबर। मास नंबर हाँ सर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब उन दोनों की संख्या मिला लो, गिन लो। सर न्यूक्लियस भी बोल उसके सकते लिए हैं। तराजू चाहिए, मास नंबर के लिए तराजू चाहिए क्या? नो सर। नो सर। और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके लिए तराजू चाहिए। लेकिन जब आप एटॉमिक मास निकालने चलोगे तब चाहिए तराजू। ये तो सही है। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर मान लो हमें चाहिए कि कार्बन के, तो कार्बन के 2-3 आइसोटोप पकड़ लो, कह दो कि सारे कार्बन के निकालो ये, और ये दूसरी कंपनी का भी निकालो, क्योंकि हो सकता है C13 है, ये C12 वाला निकाल लो, कह दो हम ये भी रखेंगे, और इनका सबका मीन निकालो क्या, Yes, sir. एज पर देयर अबंडेंस, और फिर उससे आएगा एवरेज एटॉमिक मास। 4 अलग अलग चीजें पूछी गई, समझ में आई बात कि नहीं? क्या क्या चीजें पूछी गई हैं कि देखो, पहला इन्होंने क्या पूछा, एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास,
तब सारे आइसोटोप का इस पर अबंडेंस देखोगे, बोलो ये सर मीन निकालेंगे। सबका मीन निकालोगे और एटॉमिक मास में क्या सिर्फ एक एटम को तोड़ दोगे। यस सर। अगर इतना ही जानते हो तो क्लोरीन C35 का एटॉमिक मास बताओ। क्लोरीन C35 Cl35 का एटॉमिक मास सर ये तो एक एलिमेंट है ना, बोले तो हमें उससे क्या लेना। सर इसका क्या बताना है? 35 एटॉमिक होगा। मास बताओ। 35 ये सही बता रहा। तो क्लोरीन का अगर Cl35 का एटॉमिक मास पूछा जाए तो 35U बताना एटॉमिक मास। और अगर पूछा जाए कि क्लोरीन का कोई अगर आपसे पूछ ले कि क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ तो कह देना चुप बैठो किनारे जाके। अगर पूछना है तो आओ और बोलो एवरेज एटॉमिक मास बताओ, तब मैं बताऊंगा। तो कोई अगर पूछे आपसे क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, मत बताना, बोलना आइसोटोप कौन सा है, ऐसे पूछ रहे हो तो फिर वो बताएगा आइसोटोप, तब बताना। क्लोरीन का ऐसे नहीं पूछ सकता कोई ना आपसे एटॉमिक मास बताओ, उसको बताना पड़ेगा किस आइसोटोप का पूछ रहे हैं, या फिर वो पूछे एवरेज तब तो बता देना। और तीसरी चीज क्या है बताओ, मास सर मास एवरेज नंबर। एटॉमिक मास तो 35.5 है कि नहीं, बुक में दिया है कि नहीं अगले पेज पे। 35 तो मैंने कहा ना इस आइसोटोप का, वो आइसोटोप बताएगा तब एटॉमिक मास बताना। और सिर्फ क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास पूछे सर अगर बोलेगा क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास तो 35.5 बोलेंगे ना। हाँ, और एक होता है एटॉमिक नंबर। बोलो बात समझ में आई। यस अच्छा अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। ये तो आपकी पुरानी बातें हो गई, आपका डाउट क्लियर हो गया। यस सर। अब आगे देखो। तो पहला लॉ है एंटोनी ए लेवाशियन एरिया ना, एंटोइनी है, ये एंटोइनिटी है, वही फ्रेंच लेवाशियन। जो मैरी एंटोइनिटी थी ना लुई 16 वाली, वो बहुत बैड एडवाइजर थी, उसने सारा राजपाट चौपट कर दिया। सर डिफीट्स हैं? पहले की थी ना। हाँ। अब देखो, सो ये पहला लॉ क्या है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स एज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन नॉर बी से क्या स्पेलिंग क्या है इसके नाम की? ए लेवोइशियर एन टी एंटोइनी अच्छा destroyed in chemical reaction। chemical reaction जरा देखो कि मान लीजिए कि आपने एक फ्लास्क लिया और फ्लास्क में एक स्पैटुला डाल दी। स्पैटुला क्या होता है, चम्मच होता है कि नहीं, तिरछा। यस सर। तो इस स्पैटुला में थोड़ा सा क्या रख लिया, कार्बन कोयला रख लिया, कार्बन ले लिया और इसको चम्मच में स्पैटुला में रख लिया और इसमें डॉट बंद कर दिया और एक इसमें क्या किया, फिलामेंट में इसमें थोड़ी सी आग लगा दी। पहले इसको मीजर किया कि इसको किसी न किसी बर्तन में रख के आपने क्या किया, मीजर कर लिया। अगर इसका जो भी मास आया है, मान लीजिए इसका मास 44 ग्राम आ गया, इसका वजन कार्बन का, और इसके अंदर ऑक्सीजन भी भरी है क्या। यस सर। अच्छा मैं ये जो वजन बता रहा हूँ ये फ्लास्क का हटा के बता रहा हूँ, पहले कुछ नहीं डाला, पहले इसमें वैक्यूम था, हवा भी नहीं थी, तब जो था वो हटा दिया। अब जो डाला, इन दोनों चीजों का, कार्बन और ऑक्सीजन का वजन कितना आया, 44 ग्राम आया। अब इसमें आग लगा दो और डाल दो तो क्या पूरा जल जाएगा और CO2 बन जाएगा। भाई कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, कार्बन कोयले को जलते देखा है, कुछ बचता है क्या पीछे, नहीं बचता है। तो ऐसी स्थिति में और डॉट मत हटाना, तो ये जो चीज होगी, तो अब इसमें डॉट लगी रही और स्पैटुला खाली होगी और इसके अंदर क्या CO2 बन गई। Yes, अब वजन करना तो अभी भी कितना पाया गया, सर कैसे? मतलब इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अच्छा मास को चेंज मास चेंज नहीं होगा। आपके पास बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो जो बच्चे खेलते नहीं, कभी रेलगाड़ी बना दी, कभी कुछ बना दिया। तो अगर आपने एक चीज बनाई फिर एरोप्लेन बनाया, तो क्या जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे या उनका वजन चेंज हो जाएगा। और इट इज मेरिली द ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड, इट इज मेरिली द रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। क्या हुआ है बताओ उनके बीच, कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड टूट गए,
और उनका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया, बोलो है कि नहीं? Yes. इट इज ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, इससे ज्यादा कुछ है क्या? कोई एटम टूटा? No, sir. ये तो बिल्डिंग ब्लॉक बनाते तो टूट जाता है क्या? कुछ नहीं टूटता है। तो इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया बताओ? CO2. कार्बन का वजन कितना होता है? मान लीजिए 12 ग्राम, और इसका कितना लिया? 32 ग्राम। 2 O है, 16 का ऑक्सीजन 1 मोल के हिसाब से हम आगे देख लेंगे, लेकिन मान लीजिए इतना इतना लिया, और फिर ये कितना बन गया? 44 ग्राम। सो बताओ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है? 44. और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स? 44. So the total mass of reactant is equal to total mass of product. So as there is no change in mass, so it is in accordance with law of conservation of mass. इसलिए ये द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? So it is in accordance. Now let us write this thing. So total mass of reactants क्या है? बोलो। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या ये 44 ग्राम पाया गया? Yes, sir. और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है? इट इज 44 ग्राम। तो अब यहां लिखो एस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज क्या हो गया? इट इज इन अकॉर्डेंस। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड। बेटा आपका वो न्यू एडमिशन, आपका नाम क्या है? अंकित। आप आई टेस्टिंग कराओ चश्मा, ठीक? अब जरा देखो कि इसमें कई नई टर्म आ गई जिसको हम लोग बिल्कुल जानते ही नहीं है। व्हाट आर दोस टर्म्स कि जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं कि टोटल मास, ठीक है, बिफोर केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर केमिकल रिएक्शन। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड। ऐसा भी तो लिख सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. सो टोटल मास ऑफ ऑल केमिकल सब्सटेंस बिफोर केमिकल रिएक्शन यानी रिएक्टेंट्स बोलते हैं ना। देखो ये तो रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट। नहीं, प्रोडक्ट में कोई चीज फालतू की अगर पैदा हो जाए तो बाई प्रोडक्ट है। सो टोटल मास ऑफ ऑल केमिकल substance before chemical reaction is same as total mass of new products found, है ना, जो नई चीज बनी है।
So, law of conservation of mass holds good. Now, Devanshi, what is law of conservation of mass, and it is given by whom? It is given by Lavoisier. Hmm. Total mass of reactants is equal to the total mass of products. सेंटेंस बना नहीं, थोड़ा सा और है, बिल्कुल वही चीज बोलो जो बुक में है, बोलो। So ये law ना, हाँ। it is given by Antoine L. Lavoisier. Law of conservation of mass states that mass neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. हाँ, यही लिखा है ना बुक में। हाँ ये सर। चलो, अब ये बात हो गई, ठीक है। वो क्या है सर? क्या? एस टोटल मास। ये टोटल मास ऑफ ऑल केमिकल सब्सटेंस बिफोर केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। सर ये पूरा लिखना सर, ये बस इतना तरीके से। देखो ये लिखने से भी चलेगा कि टोटल मास ऑफ सर वो और में है क्या? और में, या ये लिखो या वो लिखो कि बिफोर रिएक्शन के जितना मास था वही आफ्टर रिएक्शन के मास, ऐसे भी तो लिख सकते हो नहीं। अब देखो, व्हाट डज इट मीन बाय रिएक्टेंट्स? केमिकल सब्सटेंस which participate in chemical reaction. In chemical reaction is, for example, CnO2। यहाँ पर ये क्या है बताओ, रिएक्टेंट्स है कि नहीं? ये सर है सर। अच्छा, प्रोडक्ट्स क्या है? CO2। The new chemical substance formed during chemical reaction. New chemical substance formed during chemical reaction। ठीक है। Reactants and products together are known as reaction coordinates। इन सबको एक साथ क्या बोला जाएगा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। इसका एग्जांपल क्या है? क्या? CO2, क्योंकि CO2 बना। यस। अब रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखो। सर उसमें एग्जांपल क्या है? सब तीनों। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x आता है कि y आता है कि दोनों? कोऑर्डिनेट्स, जो टूट रहा है और जो बन रहा है, को आ गया ना, दोनों सहयोगी है कि नहीं? सो reactants and products are combinedly called as reaction coordinates। ओके, व्हाट डज इट मीन बाय केमिकल रिएक्शन? अब एक नई डेफिनेशन पैदा हो गई। केमिकल रिएक्शन खुद क्या है? क्योंकि यहाँ तो एक नया वर्ड आ गया। केमिकल रिएक्शन इज मैरिली रीअरेंजमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एटम्स। इन दिस प्रीवियस बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। बोलो, बात समझ में आ गई? सो केमिकल रिएक्शन क्या हुई? सर फ्यूजन ऑफ टू एलिमेंट्स लिख सकते हैं। यानी आप ये कह नहीं सकते हो कि कुछ तोड़ना भी पड़ेगा। मान लो ये जितने बने हुए हैं, ये डायमंड है, डायमंड को मैं तोड़ डालूं, ग्रेफाइट को तोड़ डालूं, बकमिंस्टर फुलिरीन को तोड़ डालूं और मिला के सब कुछ जोड़ डालूं, तो नई चीज बन जाएगी कि नहीं? बकमिंस्टर फुलिरीन ये क्या होता है? नया एलिमेंट। ठीक है। वो टेट्रा कुछ था। तो इतनी बात समझ आई कि नहीं? ये लिखा तो है बकमिंस्टर फुलिरीन। तो वो उतना लिख नहीं सकते ना वहां पे। अब जरा देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज मैरिली रीअरेंजमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एटम इन विच
breaking of previous bonds and making of new bonds are ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है. So it is rearrangement. सर मेरे लिए हाँ, merrily. Rearrangement of मतलब सिर्फ. merrily का मतलब क्या होता है? सिर्फ सिर्फ यानी केवल. Various kinds of atoms in which previous pre-existing bonds are broken and new bonds are formed. In which pre-existing टेक फॉर एग्जांपल. are अच्छा यही है. बता रहा हूँ and new bonds are formed. इतनी बात समझ में आई? अभी बताते हैं आपको. इसको नोट करें. Weird chemical reactions. Weird chemical reactions. सब आपने स्टेटमेंट क्या? It is merry. सिर्फ एक rearrangement है. चलो इतनी बात समझ में आ गई. सो ड्यूरिंग ऑल ये जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं दीज आर फॉलोड बाय. तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सो मास, इसको मैंने इसका स्नैप लिया है कि नहीं? सर अभी आपने लिया था. नहीं लिया था. लिया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, ले जाएंगे. अब देखो कि एक हम केमिकल रिएक्शन देख लें. बहुत ही अद्भुत जानकारियां आपको देना चाहता हूं जो आपके नॉलेज में तो इजाफा करेंगी, साथ ही आपका मनोरंजन भी करेगी. तो चलिए शुरू करते हैं. केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं? लिक्विड नाइट्रोजन और कोक का गैस. ये एक्सपेरिमेंट लिक्विड नाइट्रोजन है, जरा देख लो. मार्टिन पोलियानोफ ने किया था. नाइट्रोजन गैस है, बस खूब कूल कर दो तो लिक्विड हो जाती है. बहुत ही मशहूर है. सर ये हाथ में नहीं डाल सकते ना. जम जाएगा पूरा आपको. एक्सपेरिमेंट करने की सोची. उनका अनुमान था कि लिक्विड नाइट्रोजन के ठंडे तापमान में जाते ही कोक फ्रीज हो जाएगा, यानी कि जम जाएगा. लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब कैन को लिक्विड नाइट्रोजन में डालते ही वो धमाके के साथ फट गया. फिर उन्होंने इस पर सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ.
और बाद में ये समझा कोक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है वो इतनी जल्दी नहीं जम पाता जितनी जल्दी कि अंदर का लिक्विड जमने के साथ ही फैलना शुरू कर देता है और इसके फैलने की रफ्तार CO2 के जमने की रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है। इन दोनों की स्पीड के इस मिसमैच से एक भयानक विस्फोट होता है ना, एक अजीबोगरीब घटना। ये है केमिकल। नंबर 2, चीनी और सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो सिंपल केमिकल्स ये का देखो, काफी तेजाब को चीनी में डाल दिया। केमिस्ट्री के स्टूडेंट चीनी को लैब में ले जाकर बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। जब चीनी और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है तो एक काले रंग का मिश्रण तैयार होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड चीनी के पानी को निकाल देता है, यानी कि चीनी डिहाइड्रेट हो जाती है और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ये चेयरिंग जिसमें एक्शन बहुत बढ़ रही है अधिक चीनी होती जल है के। और इस हीट की वजह से वो काला पदार्थ फैलने लगता है और कंटेनर से बाहर की ओर निकलते हुए मॉन्स्टर का रूप धारण कर लेता है। ये पूरा मंजर कुछ ऐसा लगता है मानो कोई काले रंग का मॉन्स्टर आपके सामने प्रकट हो रहा हो। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में कैरामल जैसी महक भी आती है। कभी ट्राई करके देखें, ये रिएक्शन आपको मजा दिला देगा। नंबर 3, सोडियम पॉलीएक्रिलेट और पानी। जब सोडियम पॉलीएक्रिलेट को पानी में मिलाया जाता है तो एक जेल की तरह पदार्थ बनता है जो देखने में बिल्कुल बर्फ के जैसा लगता है। यही वजह है कि कभी-कभी इसे फेक स्नो रिएक्शन हाँ, भी पब्लिक स्कूल वाले करते हैं, बर्फ बना देते हैं, आर्टिफिशियल बर्फ। पॉलीएक्रिलेट पानी के कणों को पकड़े रखता है। जब प्रतिक्रिया शुरू होती है तो एक कण दूसरे कण से ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा कंबाइन होने लगता है और ये प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है कि जैसे काफी बर्फ अधिक बन क्वांटिटी जाती है। में पॉलीएक्रिलेट बनना शुरू हो जाता है। इसके फलस्वरूप पानी जेल जैसे पदार्थ में बदल जाता है जो थोड़ा कड़ा होता है और देखने में बर्फ जैसा लगता है। सोडियम पॉलीएक्रिलेट की पानी को सोखने की बेहद अनोखी क्षमता है, जिसकी वजह से ये अपने वजन से 800 गुना ज्यादा लिक्विड सोख सकता है। यही वजह है कि सोडियम पॉलीएक्रिलेट को उन चीजों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जहां पानी को अधिक मात्रा में सोखने की जरूरत होती है, जैसे कि डायपर। नंबर 4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड। आज जिस रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो भारी मात्रा में हाथी का टूथपेस्ट गिर गया हो। इसीलिए इस रिएक्शन को एलिफेंट्स टूथपेस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए इसे समझते हैं। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में थोड़ा डिश सोप मिलाकर उसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीजन तुरंत ही डिसोसिएट हो जाता है और कंटेनर से तेजी से बाहर निकलना चाहता है। डिश सोप के मिलाने की वजह से ऑक्सीजन बबल्स के रूप में बाहर आने लगती है। इसका सैलाब देखकर कुछ लोग इसे मार्शमैलो इफेक्ट भी कहते हैं। ये रिएक्शन बच्चों के लिए तो एक जादू के समान होता ही है और इसी वजह से बच्चों के बीच ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही पॉपुलर है और इसे देखकर बच्चों को बहुत ही मजा आता है। नंबर 5, एक्सप्लोसिव सीजियम और पानी। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का रिएक्शन है। सीजियम एक ऐसी धातु है जो पानी में घुलनशील है। जब सीजियम पानी में मिलता है तो उसका रिएक्शन बहुत ही विस्फोटक होता है। ये